फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। और रिफ्लेक्शन लास्ट ईयर पढ़ा है और रिफ्रैक्शन में भी तुम लोगों ने आईसीएसई बोर्ड वालों ने 8th क्लास में पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ये सब चीजें तुमने कुछ पढ़ी होंगी। अच्छा, तुम लोगों ने 8th में ये सब न्यूमेरिकल्स होते होंगे कि इसकी स्पीड इतनी दे रखी होती होगी तो फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, तो दिस अपॉन दिस करते होगे तो फिर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आता होगा। फिर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू दिस 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸ 1.5 आ जाता था। इस तरह के छोटे मोटे इंट्रोडक्शन तुम लोगों को 8th क्लास में ही मिल चुका है। थोड़ा सा डिटेल में अब की पढ़ेंगे हम लोग 10th क्लास में। तो तुम लोगों ने ये डेटा तुमको बता रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कुछ है, वाटर में कुछ है, और ऑर्डिनरी ग्लास, डायमंड, फ्लिंट ग्लास, इस तरह से कई चीजें होंगी। बुक में तुम लोगों को एक लिस्ट भी दी गई है, उसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं जैसे कि आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑर्डिनरी ग्लास, क्राउन ग्लास, क्वार्ट्ज, फ्लिंट ग्लास एंड डायमंड। हो सके तो तुम लोग इसको याद कर लेना। बाय चांस किसी एग्जामिनेशन में, किसी पेपर में गलती से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया या जानबूझ के नहीं दिया तो तुम लोग कम से कम वो न्यूमेरिकल कर तो सकोगे। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल होते आसान है। अच्छा, अगर समझ में आ गया अच्छे से तो अब देखो कि अगर कोई भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, मीडियम 1 से सेकंड मीडियम में जा रही है, और अगर वो उसकी स्पीड स्लो हो जा रही है, इसकी स्पीड स्लो हो जा रही है, तो हम ये कहेंगे दैट मीन्स कि जो सेकंड मीडियम होगा वो फर्स्ट मीडियम से डेंसर होगा। उसी तरह जब लाइट की स्पीड किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे इंक्रीज हो जाती है तो वो सेकंड मीडियम जो है, सेकंड मीडियम कंपेयर टू फर्स्ट मीडियम रेयरर होगा। अच्छा, और अच्छा, अब जैसे एक लाइट रे आ रही है हमारी, और जब वो स्ट्राइक करेगी उस सरफेस पे, जो वो सरफेस जो कि दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा हो, तो उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में कुछ पोर्शन तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ पोर्शन तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, but the rest of portion of that light beam ray will enter into the second medium। अच्छा, अगर वो second medium denser है as compared to the first medium, तो वो जो light beam है वो इस normal के तरफ bend हो जाएगी। ठीक है, जब वो bend हो जाएगी तो obviously in this case angle of incidence will be greater than angle of refraction। अच्छा, ये जो ओरिजिनल, अगर यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता तो ये जो रे है स्ट्रेट लाइन में चलती चली जाती इस डायरेक्शन में, बट ये तो इधर बेंड हो गई। तो अपने ओरिजिनल पाथ से कितने डिग्री वो बेंड हो गई, कितने डिग्री वो बेंड हो गई ओरिजिनल पाथ से, वो ये है। तो इसका सिंबल डेल्टा है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो ज्योमेट्री से तुमको ये साफ समझ में आ ही रहा होगा, ज्योमेट्री से तुमको, कि ये पूरा एंगल जो है इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल। दैट मींस r प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई, r प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई, हेंस द एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया, i माइनस r, व्हेन द लाइट इंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। ओके, तो
रेयर टू, ठीक है, यहां पे इसको एयर समझ लो और ये वाटर है। एयर से वाटर में अगर लाइट जा रही है तो एंगल ऑफ डेविएशन विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब लाइट, यही लाइट हमारी सपोज करो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। सपोज करो ये डेंसर मीडियम जो है एक ग्लास है एंड ये इधर एयर। अब इसमें क्या होगा कि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में जो है 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, बट एयर में आते ही उसकी लाइट की स्पीड जो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो ये जो है इस नॉर्मल से अवे चली जाएगी ये, ठीक है। अब इस फिगर में ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये तो स्ट्रेट लाइन चलती चली जा रही है, इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। ओके, बट ये एंगल है कितना, ये वाला, ये पूरा एंगल माइनस एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये पूरा एंगल तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। ये पूरा एंगल तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माइनस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू आई। तो एंगल ऑफ डेविएशन इसमें कितना हो जाएगा, आर माइनस आई, ठीक है। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी एंगल आर माइनस एंगल आई। अच्छा, अब कोई भी लाइट रे दो अलग अलग मीडियम सरफेस इसको सेपरेट कर रही है, इधर कोई और मीडियम है, इधर कोई और मीडियम, बट वो 90 डिग्री पे, अगर वो इंसिडेंट रे 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है तो वो अनडेविएटेडली वो सेकंड मीडियम में इंटर कर जाएगी, उसमें एंगल ऑफ डेविएशन 0 होगा। बट क्योंकि ये रेयरर से डेंसर मीडियम में अगर जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट तो डिक्रीज होगी बट एंगल ऑफ डेविएशन 0 होगा। सिमिलरली अगर वो डेंसर से रेयरर में जा रही है और लाइट रे इंसिडेंट जो है नॉर्मली हो रही है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है डेंसर से रेयरर जाएगी, वो तो इंक्रीज हो जाएगी बट एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में 0 होगा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन पे होने चाहिए। और सेकंड लॉ कहता है कि जो साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट द सरफेस। ये सरफेस फिनोमिना है रिफ्रैक्शन, पूरे सरफेस पे जहां पे भी लाइट पड़ेगी और नॉर्मल से ये जो बेंड होगी थ्रू आउट द, ये साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा एंड दैट रेशियो इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ऑफ दैट सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक। तो ये क्योंकि एक रेशियो है इसलिए इसकी कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं होती है। और इसी तरह अगर, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किस चीज के बराबर होता है जो कि तुम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। Refractive index of the second medium with respect to first medium is equal to speed of light in first medium upon speed of light in the second medium and the angle, sine of the angle of incidence upon sine of angle of refraction, both are the same thing. अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो लाइट की स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है
उस पे जो है व्हेन अ रे ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है डिक्रीज होती है एंड व्हेन स्पीड ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, ठीक है। तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इफेक्ट ऑफ स्पीड, जब रेयरर से डेंसर में जा रही है तो स्पीड डिक्रीज होगी और जब डेंसर से रेयरर में जा रही है तो स्पीड इंक्रीज होगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट। तो जो सोर्स ऑफ लाइट है उस पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है, तो वो कभी चेंज नहीं होगी, रिफ्रैक्शन के पहले भी और रिफ्रैक्शन के बाद भी वो सेम ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, अब हमारा रह गया वेवलेंथ। वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट होगा, तुम सब लोग जानते हो, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये तो हमेशा कांस्टेंट है, तो फिर क्या हुआ कि अगर सपोज करो कि किसी मीडियम 1 और मीडियम 2, इवन दिस इज रेयरर और मीडियम डजंट मैटर, इधर अगर v1 है स्पीड और वेवलेंथ λ1 है, सेकेंड मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन स्पीड v2 है और वेवलेंथ λ2 है, फ्रीक्वेंसी तो कभी चेंज ही नहीं हो रही है, दैट मीन्स v1 अपॉन λ1 इज इक्वल टू v2 अपॉन λ2, ठीक है। तो अब इस रिलेशन से हम लोगों को क्या समझ में आया कि अगर हम डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट अगर रिफ्रैक्ट हो रही है डेंसर से अगर रेयरर में लाइट हमारी रिफ्रैक्ट हो रही है तो V2 हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है, लेकिन ये हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो उसी की प्रोपोर्शनेट हमारा वेवलेंथ भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स क्या हुआ, व्हेन light get refracted from denser to rarer medium, speed and wavelength both will increase, and when light rays get refracted from rarer to denser medium, स्पीड ऑफ लाइट भी कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी, उसी के प्रोपोर्शनेट जो है वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ठीक है, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ठीक है, स्पीड एंड वेवलेंथ both will increase, ठीक है। Similarly, when rarer to denser, speed and wavelength both will decrease. Refractive index of any medium with respect to vacuum or air is called the absolute refractive index of that medium. तो ये तो हम लोग को मालूम ही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ऑफ एनी मीडियम, तो कोई भी ये मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जिसको हम लोग c से डिनोट कर देते हैं, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। c तुम लोग को मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नियरली अप्रोक्सीमेटली होता है, और बहुत ही प्रिसाइजली एक्यूरेटली अगर जानना हो तो एक फोन नंबर की तरह याद रख लो, 299792458 मीटर पर सेकेंड।
अच्छा, अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम लोगों को निकालना काफी प्रीवियस क्लास से ही आता है कि स्पीड ऑफ एब्सोल्यूट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ये हम लोगों को दिया रहेगा, आराम से निकाल लेंगे। जैसे कि 1.5 जो है हमारा एब्सोल्यूट ग्लास का होता है, 1.33 वाटर का, एंड आई थिंक 1.245 जो है डायमंड का होता है। तो वो कैसे निकला? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड लाइट इन वाटर, या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया। लेकिन अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब कि सपोज करो यहां ग्लास है, यहां वाटर है, या यहां ग्लास है, यहां वाटर है, तो इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है? तो अब हम लोगों को क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। वो क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है v इज इक्वल, वेलोसिटी होती है f इंटू लैम्डा। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या पता लगा था कि वेवलेंथ इज इक्वल टू, सॉरी, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अब देखो, जब ये कांस्टेंट रहेगा तो v1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू v2 अपॉन लैम्डा 2। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगा? v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, सिंपल मैथमेटिक्स रेशियो। तो यहां पे हमने एक चीज और लिख सकते हैं, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ठीक है, तो एक नई चीज हमको और पता लगी। अच्छा, अब इसमें देखो कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन v2 अपॉन 1 अपॉन v1। इस एक्सप्रेशन को, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, v2 नीचे v1 ऊपर। ठीक है, सिंपल मैनिपुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमने c यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर क्या हो गया हमारा? न्यूमरेटर में c अपॉन v2 एंड c अपॉन v1, और c अपॉन v2 क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट μ2। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एयर है, मर्जी होते यहां एयर लिख सकते हो। ठीक, अच्छा, ये क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको लिख दिया हमने μ1। तो अब हमको सपोज करो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे रखा है और वाटर का दे रखा है। तुमसे पूछ लिया जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन फर्स्ट मीडियम। सेकंड मीडियम में वाटर हो चाहे ग्लास हो, इसमें जो हो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अच्छा, ये जो है एक साथ किसी जगह तुम लोग क्लब करके लिख लो, क्योंकि देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है उस, और v1 अपॉन v2, ठीक है, वेवलेंथ अपॉन, ठीक है, मीडियम फर्स्ट में वेवलेंथ अपॉन मीडियम 2 में वेवलेंथ, एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, तो अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, अगर हमको वाटर निकालना है तो क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, अगर हमको
क्वेश्चन में स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, मतलब अगर हमको स्पीड दे रखी है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तब तो ये फार्मूला लगेगा v1 अपॉन v2, मतलब कि vw अपॉन vg, या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन। तो इससे जब तुम लोग कैलकुलेट करके देखोगे तो आंसर सेम आएगा, vw अपॉन vg। वाटर में क्या है 2.25 इंटू 10⁸, ठीक है, 2.25 इंटू 10⁸, मैं नहीं लिख रहा हूं, वो कट ही जाएगा, चलो लिख देता हूं, अपॉन रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, मीडियम फर्स्ट की स्पीड पहले, मीडियम 2 की उसके बाद में, ये कितनी है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड यूनिट कट जाएगी, तो ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे 1.125, ठीक है, इसमें स्पीड से जब कैलकुलेट करोगे तो भी 1.125 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आ जाएगा। अच्छा, एब्सोल्यूट जो होता है ग्लास का कितना होता है 3/2, और वाटर का कितना होता है 4/3, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो 9/8, तो अप्रोक्सीमेटली 9/8 भी तुम्हारा 1.125 ही आएगा, यही सेम ही आएगा, टर्मिनेट हो जाएगा 1.125। तो दोनों ही मेथड से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर सेम ही आएगा। अब तुमसे कोई ये पूछ ले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ठीक, अब Vg अपॉन VW और μW अपॉन μg, ठीक है, ठीक है। अब ये 4/3 ऊपर आ गया और 3/2 हमारा नीचे आ गया। अब सिंपल ये क्या हो जाएगा 8/9, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कुछ 1 से एक कम आएगा 0.89, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास की है। तो इन बस एक ये जो सारे फार्मूलाज हैं, सारे रिलेशंस हैं जो अभी ये तो 8 का पड़ा हुआ है, ठीक है, v1/v2, ठीक, ये अभी तुम लोगों को पता लग गया, ठीक है, और ये इसको अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया थोड़ी देर पहले, और साइन आई अपॉन साइन आर तुमको पता है। तो ये एक साथ एक ही जगह लिख लो ताकि सारे न्यूमेरिकल्स में जो भी दिया हो तब तुमको एकदम से क्लिक कर जाए कि कौन सा फार्मूला मुझे यूज करना है। अच्छा, अगर हमको वेवलेंथ, दो मीडियम में वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है वो अगर कभी कैलकुलेट करने को या कोई न्यूमेरिकल आ जाए, तो देखो कि फ्रीक्वेंसी तो हम लोगों को मालूम ही है कि स्पीड अपॉन वेवलेंथ होती है। तो सपोज करो कि हम लोग एयर से किसी दूसरे मीडियम में हमारी लाइट की रे जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है c अपॉन लैम्डा। तो यहां पे इसकी वेवलेंथ एयर में हमारी ये है। अब ये किसी दूसरे मीडियम में, कोई भी मीडियम हो सकता है, यहां पे उसकी ये डेंसर है, ऑब्वियसली एयर या वैक्यूम से डेंसर तो सारे ही मीडियम होंगे, तो ये लाइट रे बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब इस मीडियम में स्पीड जो है v है, और ये मान लो कि लैम्डा डैश इसकी वेवलेंथ हो गई। अब बिकॉज फ्रीक्वेंसी तो डिपेंड करती है सोर्स पे, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो इस मीडियम में भी फ्रीक्वेंसी यही रहेगी जो कि हो जाएगी v अपॉन लैम्डा डैश। अच्छा, तो अब इस मीडियम में वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मैथमेटिकली लैम्डा डैश इज इक्वल टू v इंटू लैम्डा अपॉन सी, ठीक है। एंड v अपॉन सी क्या होता है, सॉरी c अपॉन v, इसको इस तरह से रखो कि लैम्डा अपॉन c अपॉन v, ऐसे हम लोग कर ले, लैम्डा अपॉन c अपॉन v, इतनी तो मैथमेटिक्स कर ही लोगे। अच्छा, एंड c अपॉन v क्या होता है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। तो यहां पे डायरेक्ट क्या लिख दें अब, लैम्डा अपॉन म्यू। अच्छा,
तो ये देखो अब हमारा एक नया रिलेशन बन गया, लैम्डा डैश वेवलेंथ इन एनी मीडियम इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अच्छा, क्योंकि चाहे कोई भी मीडियम हो, उस ऑप्टिकल तो डेंसर होगा ही, दैट विल बी मोर ऑप्टिकल डेंसर देन एयर, तो उसका जो म्यू है वो ग्रेटर देन 1 तो होगा ही होगा। ऑब्वियसली म्यू हमेशा जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा हर मीडियम का ग्रेटर देन 1 होगा। जब ग्रेटर देन 1 होगा ये डिनोमिनेटर, तो लैम्डा डैश हमेशा ही जो है लैम्डा से कम आएगा, तो लैम्डा डैश विल बी लेस देन लैम्डा। हमेशा जो है लैम्डा डैश वेवलेंथ किसी भी मीडियम में, एयर या वैक्यूम में जो भी लाइट की वेवलेंथ होती है उससे लेसर ही होगी। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो 3 फैक्टर्स हैं। नेचर ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड जितनी ज्यादा कम हो जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो v जितना ज्यादा होगा हमारा रिजल्ट तो उतना ही आएगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा रिजल्ट डिक्रीज होगा। तो हमारा जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये रिजल्टेंट हमारा कम होगा। तो अगर लाइट की स्पीड हमारी किसी भी मीडियम में कम हो रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो जैसे कि ग्लास में लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ है और वाटर में जो है इसकी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अब देखो कि वाटर में वेलोसिटी जो है ज्यादा है तो इसका मतलब रिजल्ट हमारा कम आएगा। तो इसकी देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर में का इससे ग्लास से कम है हमारा, ठीक है। तो ये स्पीड जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम, स्पीड जिस मीडियम में लाइट की कम हो रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी जो है मीडियम में हमारी इंक्रीज होगी। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ये हमारा जो है डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है। लेसर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर, ठीक है। एंड थर्ड वन, कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब तुम लोगों को ये विब्ग्योर तो मालूम ही है, ठीक है। अलग अलग कलर का स्पीड जो है वो अलग अलग होती है। तो अब जो भी है विब्ग्योर की स्पीड सबसे कम होती है, ठीक है। और जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे हमारी स्पीड ऑफ दैट रेड कलर लाइट जो है सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो जितनी स्पीड तो ठीक है। अब देखो जो रेड कलर की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है अपॉन c, तो ये क्या होगा, ये जो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि VR इज ग्रेटर देन वायलेट कलर से ज्यादा होती है स्पीड रेड कलर की, तो ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो इससे हमारा वायलेट कलर से कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिलेशन भी ध्यान रखना। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सी चीज है। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, जो इतनी देर से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, ये क्या हो जाएगा, sin I अपॉन sin R या V1 अपॉन V2, ठीक है। sin I अपॉन sin R, ठीक है। अब सपोज करो कि मान लो कि इमेजिन करो कि लाइट इधर से जा रही है, ये डेंसर मीडियम है, मीडियम 2 से कोई
से फर्स्ट मीडियम में जा रही है। तो अब ये वाला जो आर है इसके लिए क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू टू, ठीक, क्या होगा, अब इसके लिए ये आई का काम कर रहा होगा, साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू अब ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो सेकंड मीडियम में जो स्पीड होगी, इधर से इधर जा रहा है तो इधर वाले की स्पीड अपॉन सेकंड उधर वाले की स्पीड, तो v2 अपॉन v1। अब देखो क्या है कि ये तुम सारे के सारे जो है आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 1 μ2 इंटू 2 μ1 क्या होगा, 1 ही आ रहा है। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium, refractive index of second medium with respect to first medium is equal to 1 upon refractive index of first medium with respect to second। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने refractive index of glass with respect to air, refractive index of ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकाला था, और एक निकाला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है, हम लोगों ने निकाला था। तो दोनों की जो भी वैल्यू आई थी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 ही आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो था विद रिस्पेक्ट टू ग्लास हम लोगों का 8/9 आया था, और ये आया था 9/8 आया था हम लोग को। तो वही W म्यू जी इंटू जी म्यू डब्ल्यू जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन में हो सकता है तुमको दे दिया जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज दिस, तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड क्या होगा, कुछ नहीं, उसका जो है रेसिप्रोकली तो करना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इसका तुम लोगों को एक प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। एक ग्लास स्लैब उसको तुम लोग एक पेपर पे रखोगे, सपोज करो हम लोगों ने एक ग्लास स्लैब ऐसे रखा ऑन पेपर, बाउंड्री हम लोगों ने उस ग्लास स्लैब के अराउंड हमने ड्रॉ कर ली, फिर ग्लास स्लैब को हटा लिया और PQRS जो भी तुमको उसको नेमिंग करनी हो उसको कर देना। अब क्या करना कि एक कोई पॉइंट O लेना कहीं पे भी PQ सरफेस पे, और एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेना, और उस परपेंडिकुलर लाइन से कोई भी एंगल तुम बना लेना, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, कुछ भी बना लेना। सपोज करो ये हमने 40 डिग्री का बना लिया, ठीक, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक। अब इस पे एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली 40 डिग्री एंगल पे, 2 आलपिन्स पिंस जो होती हैं वो हम लोगों ने उस पे लगा दी, वर्टिकली, अच्छे से वर्टिकली लगा ली। अब क्या करोगे तुम लोग, ग्लास स्लैब के इस डायरेक्शन से, ग्लास स्लैब के इस डायरेक्शन को उसको इस तरीके से देखोगे कि वो तुमको एक ही लाइन में, मतलब कि अगर यहाँ पे कोई एक आलपिन लगी है और इसके पीछे कोई आलपिन लगी है तो वो तुम्हें पीछे वाली ना दिखे, तो इसका मतलब वो पूरी एक सीध में है, ठीक है। अब तुम क्या करो, उसी की सीध में एक पिन इधर और लगाओ, और मतलब उस ये पिन भी इस तरीके से एडजस्ट करोगे कि अब उसके पीछे की दोनों ना दिखने लगे, तो वो वाली तीसरी पिन लगा दी। अब एक पिन और ऐसे लगाना कि अब वो तीनों पिन जब तुमको एक ही लाइन में दिख रही हो, और एक 4th पिन और लगाओ ताकि उसके पीछे की 3 पिन अब दिखने बंद हो गई। दैट मींस कि वो चारों पिन जो है एक ही स्ट्रेट लाइन में है। अब जब हमने वो लगा ली, ठीक है, ये दोनों पिन भी लगा ली, अब ग्लास स्लैब तुम उसको हटा दिया। हटाने के बाद एक
यहां से जैसे ये दो दो पिंस लगी थी, तो जब एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो एक ये पॉइंट बी पे वो कट करेगी, ड्रॉ कर लिया प्रॉपरली। तो हमको जब पॉइंट बी मिल गया और ये पॉइंट ओ को हमने आपस में मिला दिया, तो ये जो एओ लाइन है वो क्या है, फॉर दैट ग्लास स्लैब PQRS इंसिडेंट रे, तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ठीक। उसके बाद क्योंकि ये एयर से ग्लास के अंदर ये इस सरफेस पे रिफ्रैक्ट होगी, तो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल MN, ये जो नॉर्मल हमने खींचा MN, इसकी तरफ ये बेंड हो जाएगी। ओके, ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यही जब ये दूसरे सरफेस पे जाके ये रे फिर स्ट्राइक करेगी, तो इस सरफेस पे एक सेकंड रिफ्रैक्शन होगा। ये भाई ये सरफेस फिनोमिना है, पहले इस सरफेस पे ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई, अब ये अवे नॉर्मल, ठीक है, ये बेंड हो जाएगी, क्योंकि अब ये जो है एट पॉइंट बी, ये जो रे है लाइट रे, ये हमारी डेंसर से रेयरर एयर में जा रही है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा इमर्जेंट एंगल हो जाएगा, ये हमारा इंसिडेंट एंगल, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये हमारी इंसिडेंट रे, ये वाली हमारी जो लाइन है OB, जो OB लाइन है वो क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, और जो हमारा BC है वो है इमर्जेंट रे। ओके, तो अब क्या देखोगे, पहले तो प्रैक्टिकली एक तुम लोगों को प्रैक्टिकल वर्क कराना पड़ेगा, अलग अलग एंगल्स में इसी तरह से पिन लगा के एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तुमने ये 40 डिग्री लिया, हमारा आई एक टेबल बनाया, I = 40, और R जो है तुमने क्या करो, प्रोटेक्टर से उसको मेजर कर लो। कुछ भी हमने मेजर कर लिया, मान लो कि वो 35 डिग्री आया, कुछ भी आया, अल्फा आया हमने, चलो अल्फा आया, तो अब sin 40 अपॉन sin अल्फा, साइन टेबल से तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे, तो जब वो sin I अपॉन sin R, इससे हम अलग अलग एंगल पे, मान लो कि एक बार 40 डिग्री पे, फिर एक बार जो है वही सेम एक्सपेरिमेंट तुमने 50 डिग्री पे कर लिया, तो ये R तुम्हारा बीटा आ गया, फिर सेम एक्सपेरिमेंट तुमने 60 डिग्री पे कर लिया तो R कुछ ही आ गया, कुछ हमने जो है कुछ 30 डिग्री पे कर लिया तो कुछ R जो है ये डेल्टा आ गया। ऐसे 4-5 बार हमने इसको एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर लिया। अब हर बार जो है हमने μ1 μ2 μ3 μ4 5 बार एक्सपेरिमेंट किया, तो μ1 से लेके हमने जो है μ5 तक हमने 5 अलग अलग वैल्यू निकाली। बहुत डेसिमल्स 0.00 समथिंग का कुछ हो सकता है डिफरेंस, एक दो बार कैलकुलेशन में एक दो में आए, कुछ नहीं करना है, उसका जो है हमें मीन निकाल लेना है। जितने बार भी एक्सपेरिमेंट करोगे, अगर हमने n टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया तो सारी वैल्यूज को ऐड करके n से डिवाइड कर दूंगा, सारी वैल्यूज को ऐड करके सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐड करके जो है जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट किया उससे डिवाइड कर दोगे, तो वो जो एवरेज होगा वो इस हमारी ग्लास स्लैब का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एक तो ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हो गया। मान लो हमारे पास जो है ये R को मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर है ही नहीं, प्रोटेक्टर अगर ना हो तो क्या सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करो। तुम लोग तो ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छे से पढ़ चुके हो, तो क्या करो, इस पॉइंट O पे सपोज करो, इसको थोड़ी देर के लिए मैं मिटा देता हूं, यहां पे तुमने एक पॉइंट O को सेंटर लेते हुए एक जो हम तुमको सूट करे उस रेडियस का तुमने एक सर्किल बना दिया, ठीक है। अब ये क्या है, या इस पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, ठीक है। ये मान लो एक पॉइंट हमारा कुछ भी मान लेते हैं, R मान ली, ये पॉइंट हमने R मान लिया, ये S मान लिया, ठीक है। उसी तरह यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर डालोगे, एक ये परपेंडिकुलर यहां पे डाला, और कुछ भी मान लो, U मान लेते हैं, ठीक है। अब ये एंगल हमारा I है और ये एंगल हमारा R है, तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से साइन I क्या होगा, दिस परपेंडिकुलर अपॉन R, ठीक है। साइन I हमारा क्या हो जाएगा, ये RS अपॉन ये हाइपोटेन्यूस, इस ट्रायंगल का, ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाले ट्रायंगल में
आर एस अपॉन आर ओ। ठीक है, उसी तरह अब ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इस पॉइंट से हमने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो साइन आर क्या हो जाएगा, ये यूटी, यूटी अपॉन दिस ओ यू। अब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर विच विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अच्छा, एक चीज देखो, ये आर ओ क्या है, इस सर्कल की रेडियस, और ओ यू क्या है, इस सर्कल की रेडियस सेम होगी। दिस ये और ये कट जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू आर एस अपॉन यू टी। मतलब ये वाली परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन दिस वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यू और टी के बीच की, जो है वो क्या होगा हमारा साइन आई अपॉन साइन आर विच विल आल्सो गिव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दो मेथड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के, प्रोटेक्टर से कर लो या तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लो। अभी लास्ट फिगर में तुम लोगों ने एक चीज देखा कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये इमर्जेंट रे। तो फिगर से तुमको साफ समझ में आ रहा है कि जो इमर्जेंट रे है, अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो ये रे सीधे चली जाती, लेकिन जो इमर्जेंट रे है वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा शिफ्ट हो गई और ओरिजिनल पाथ के पैरेलल ये जा रही है। ठीक है, ओके, ये अपने ओरिजिनल पाथ के पैरेलल जा रही है। तो ये जो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये इसको कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्टेंस जो x है इसको कहते हैं क्या, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट के जो फैक्टर्स हैं, डिस्प्लेसमेंट किस किस चीजों पे डिपेंड करता है ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट x। पहले तो उसके पहले ये जानने के पहले एक फार्मूला हम लोग एक ड्राइव कर लेते हैं। मान लो कि ये ग्लास स्लैब की जो विड्थ है वो t है, कुछ भी मान लो t u v। अच्छा, अब ये क्योंकि एक रेक्टेंगुलर स्लैब है तो ये जो OA है ये भी t होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस यहां से ये जो डॉटेड लाइन मैंने खींची है ये भी t होगी। ये जो है क्या है, r। ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब इस ये है हमारा 90 डिग्री। इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB जो OA अपॉन OB ये क्या है, बेस का काम कर रहा है। अगर ये एंगल R लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस T अपॉन हाइपोटेन्यूज OB, बेस T अपॉन हाइपोटेन्यूज OB इज इक्वल टू कॉस R, इज इक्वल टू कॉस R। अब हमको OB पता लग गया, T अपॉन कॉस R। ठीक, अब इस पॉइंट B से ये डॉटेड लाइन पे हमने एक परपेंडिकुलर लगाया, तो ये भी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ जो कि x है। अब इस ट्रायंगल पे आ जाओ, देखो ज्योमेट्रिकली ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या है, अपोजिट एंगल तो है। ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल है, तो ये पूरा एंगल I होगा, ये पूरा एंगल I होगा। तो जब ये पूरा एंगल I है और ये छोटा सा एंगल R है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा, I माइनस R। तो ये वाला एंगल हमारा I माइनस R होगा। ठीक है, ये वाला। ठीक, अब फिर देखो O B और इसको चलो C मान लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से हमने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो अब साइन ऑफ दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन ऑफ I माइनस R जो है,
साइन ऑफ आई माइनस आर, ये एक्स अपॉन ये हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज ओबी। अच्छा, और अभी अभी हम लोगों ने ओबी को क्या निकाला, एक्स टी अपॉन कॉस आर, ये हमने अभी भी ओबी कैलकुलेट किया। तो ये क्या हो जाएगा, चलो साइन आई माइनस आर। अच्छा, तो फिर x क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे x इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर, टी अपॉन कॉस आर इंटू ये साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमने अभी भी प्रूव कर लिया, t इंटू साइन आई माइनस आर, t इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, वेयर I is equal to the angle of incidence and R is equal to the angle of refraction। अब यहाँ पे इसको एक साफ साफ लिख लेते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट x is equal to t साइन I माइनस R अपॉन कॉस आर। अच्छा, अब साफ दिख रहा है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट x जो है किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, जितना ज्यादा t होगा, t मोर द t x विल बी मोर। ठीक है, बाकी सब मान लो कांस्टेंट है, i भी वही है, r भी वही है, लेकिन t जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो x भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ग्लास स्लैब की विड्थ हमारी ज्यादा होगी, बढ़ेगी, ग्रेटर द विड्थ ऑफ ग्लास स्लैब द ग्रेटर विल बी द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब सेकंड जो इस पे फैक्टर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना एंगल ये आई हमारा ज्यादा होगा, जितना एंगल आई ज्यादा होगा, साइन की वैल्यू हमारी उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, साइन जो है, साइन का एंगल जितना जितना बढ़ता है तो वो 1 की तरफ बढ़ता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वैल्यू 0 से 1 की तरफ। तो साइन का एंगल जितना ज्यादा बड़ा होगा तो उतनी ही वैल्यू आउट साइन की हमारी ज्यादा आएगी। तो लेटरल एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा। अच्छा, डिपेंडेंस अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो अब देखो कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट, अगर यही हमारी ये लाइट रे आ रही है, रिफ्रैक्ट होने के बाद सबसे ज्यादा बेंड कौन सी होगी, सबसे ज्यादा बेंड कौन सी होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। ठीक है, अभी मैंने इसी वीडियो में बताया, ठीक है, इसकी स्पीड और वेवलेंथ दोनों ही सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वायलेट रे। तो इसकी जो है ग्रेटेस्ट स्पीड और वेवलेंथ होगी और इसकी स्मॉलेस्ट होगी, इसकी लार्जेस्ट और इसकी स्मॉलेस्ट। तो जो वायलेट रे होगी वो ज्यादा बेंड होगी, तो जो ज्यादा बेंड होगी, सपोज करो वो यहां पे बेंड होके आई और वो इधर गई, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, जितनी कम वेवलेंथ उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट। तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो वायलेट कलर का होगा वो मैक्सिमम होगा और लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो रेड कलर का होगा वो मिनिमम होगा।